उसको जमा करवा के जाना आपको। तो रजिस्टर में से नेक्स्ट टाइम आपने ऐसे करना है उसको, बल्कि आपको एक दो पेज पहले दे दिए जाए, ताकि आप उसको उस पर सॉल्व करके लेंगे। क्योंकि टेस्ट चेक करेंगे सूफी साहब, असाइनमेंट्स में खुद चेक किया करें। ले मैडम, याद करें हमने डिस्कस किया था कि एश्योरेंस की टाइप, पहले तो इंश्योरेंस को हमने डिफाइन किया, फिर इसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे मेरे बच्चे। और हमने कहा था दो तरह की इंश्योरेंस की टाइप्स हैं, तीसरी तो हो नहीं सकती, क्योंकि एब्सोल्यूट इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं। और क्यों पॉसिबल नहीं थी भला? इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से। जो दो तरह की एश्योरेंस पॉसिबल थी मेरे बच्चे, वो थी एक रीजनेबल एश्योरेंस और एक लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस में फिर हमने कुछ डिफरेंसेस डिस्कस किए थे कि रीजनेबल एश्योरेंस ऐसी इंश्योरेंस है जिसकी एक तो एग्जाम्पल ऑडिट है, और इसमें हाई लेवल की आप एश्योरेंस देते हैं लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होती। और इसमें डेफिनेटली मेरे बच्चे इसमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें काम भी ज़्यादा है। और इसकी जो हम ओपिनियन देते हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में देते हैं। और फिर हमने उसको डिस्कस किया लिमिटेड को, कि लिमिटेड की एग्जांपल रिव्यू एंगेजमेंट उसकी एक एग्जांपल है। इसमें मॉडरेट लेवल की या लिमिटेड लेवल की इंश्योरेंस होती है, और इसको नेगेटिव फॉर्म में मेरे बच्चे हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। उसके बाद याद करें हमने एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट को डिस्कस करना शुरू किया था मेरे बच्चे। वैसे हम डिस्कस करके चले गए थे, आपसे कहा था कि बेटा इसको रीड कर लीजिएगा। ले बेटा, याद करें हमने डिस्कस किया था कि पांच तरह के इंश्योरेंस के एलिमेंट्स हैं। एक तो हमने डिस्कस, इसको समझिए, मेरा ख्याल है इसमें ना कोई सिस्टम में कोई बटन दबा हुआ है। ले बेटा, चलें इसको देखेंगे। मेरा ख्याल है कोई बटन में कोई इशू है। हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बनाने वाले कंपनी बनाते हैं, और कंपनी बना के मेरे बच्चे स्पुर्द कर दिया करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और फिर हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर के दरमियान कितनी तरह के ताल्लुकात हैं? तीन तरह के, एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्टीवर्डशिप। याद करें मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि ये जो अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी डायरेक्टर कैसे पूरी करेंगे बड़ा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के। और हमने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या शेयर होल्डर भरोसा कर लें इसके? क्योंकि जो लोग जिम्मेदार हैं बिजनेस के लिए वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आपको दे रहे हैं। और इन डायरेक्टर्स की जो मौजें हैं, या ये कह लें जो मरात हैं, वो जुड़ी हुई हैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ। जितनी कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस और पोजीशन होगी उतने ही फायदे होंगे डायरेक्टर्स को। तो मेरे बच्चे खुद सोचें कि क्या डायरेक्टर चाहेंगे कि हम कंपनी के बुरे हालात दिखाएं और हमारी जो मराद मिली हुई है वो कम कर दी जाए, या वो वापस ले ली जाए, या हमें वैसे ही रिमूव कर दिया जाए? वो तो कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए उनकी कोशिश होगी जो कंपनी की पोजीशन और जो परफॉर्मेंस है, जो बैलेंस शीट और पीएनएल की शक्ल में नजर आ रही होती है, वो हम अच्छी करके दिखाएं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो वो क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करेंगे, इनको चेंज करेंगे। इसलिए हमने शेयर होल्डर को कह दिया कि सर आप भरोसा ना करें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, क्योंकि जो लोग जिम्मेदार हैं कंपनी के लिए वही जिम्मेदार हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। तो वो कोशिश करेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेहतर करके ही दिखाएं। तो यहाँ पे फिर हमने इनको कहा था शेयर होल्डर को कि आप ऐसा कर लें, अगर आप इन पे रिलाई करना चाहते हैं तो आप इसका पहले ऑडिट करवा लें, किसी इंडिपेंडेंट बंदे से ऑडिट करवा लें। अब जब ऑडिट होगा मेरे बच्चे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ क्रेडिबिलिटी, कुछ लायबिलिटी ऐड हो जाएगी। अब मेरे बच्चे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट बन जाएगी, यानी कि डायरेक्टली शेयर होल्डर इस पे भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे? एक बंदे को अपॉइंट करेंगे जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके एक रिपोर्ट देगा। फिर ये जो शेयर होल्डर हैं, जो मालिक हैं, उस रिपोर्ट की बेस पे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑडिटर है, ये एक तसल्ली दे रहा है, एक गारंटी दे रहा है या श्योरिटी दे रहा है शेयर होल्डर्स को कि आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा कर सकते हैं। तो याद करें हमने डिस्कस किया था कि जब भी ये इंश्योरेंस एंगेजमेंट होगी, इसमें हम डिफरेंट और तरह की भी एग्जांपल ली थी। अगर आपको याद हो, वो कोई घर रेंट पे ले रहे हो, खरीद रहे हो, कोई गाड़ी बेच रहे हो, खरीद रहे हो, या मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था इवन आपका जो आई कैप का पेपर, और बथेरी जितनी मर्जी एग्जाम्पल ले लो। तो ये जो ऑडिटर है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा। अब मेरे बच्चे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि तीन तरह की पांच तरह के एलिमेंट्स हमने डिस्कस करने थे, कि पांच इंश्योरेंस एंगेजमेंट, कहीं पर भी इंश्योरेंस एंगेजमेंट हो
उसके 5 एलिमेंट्स हैं। एक तो हमने डिस्कस किया था, एक हमेशा अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर एक यूजर होगा जो उस रिपोर्ट को, जो अश्योरेंस की रिपोर्ट मिलेगी उसको यूज करेगा। और फिर हमने डिस्कस किया था एक उस रिपोर्ट के लिए, एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं रिपोर्ट के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी जो यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं। और एक हमने डिस्कस किया था इसके अंदर हमेशा कौन होता है, एक प्रैक्टिशनर होता है। एक तो मेरे बच्चे सबसे पहला एलिमेंट क्या था कि 3 पार्टी रिलेशनशिप है, यहाँ पे 3 पार्टीज होती हैं इंश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर हमेशा से कहीं पर भी। उसके बाद मेरे बच्चे 3 पार्टी रिलेशनशिप के बाद हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट मैटर भी है, एक सब्जेक्ट मैटर भी है। यानी कि जिस चीज को आपने, जिस चीज को प्रैक्टिशनर ने चेक करना है, जैसे हमने घर की बात की थी, अगर आप घर खरीद रहे हो तो किसी प्रॉपर्टी डीलर से या किसी लॉयर से बातचीत करते हैं तो वो उस वक्त प्रैक्टिशनर होगा। इसी तरह मैकेनिक शिकैनिक भी हो सकते हैं, या आपके पेपर के मामले में आई कैप का जो पेपर चेकर है। तो एक तो सब्जेक्ट मैटर होगा। फिर हमने डिस्कस किया था ये जो प्रैक्टिशनर है, या यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट मैटर क्या है बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो प्रैक्टिशनर है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, लेकिन चेक क्या अपने दिमाग के लिहाज से करेगा। और वो ऐसे थोड़ी है, वो तो फिर जाहिर बात है, वो जो उसका मन करेगा ये चीज सही है, जो मन करेगा ये गलत है, वो वैसे करेगा। तो यहाँ पे फिर इसको बता दिया गया, ये जो आपने चेक करना है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। है? नहीं है, मैंने कहा पता नहीं क्या है। तो हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चे, ये जो चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वो क्या करेगा, वो किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट करेगा। तो वो क्राइटेरिया क्या था बोला, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो क्राइटेरिया है। फिर हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली इस प्रैक्टिशनर ने राय देनी है, ओपिनियन देनी है। तो मेरे बच्चे ये बिल्कुल हमने डिस्कस किया था कि अदालती मामलात की तरह ये राय भी एक एविडेंस चाहिए चाहेगी, क्योंकि अदालती फैसले भी मेरे बच्चे बगैर एविडेंस के नहीं होते। यहाँ पर भी इसने फैसला ही करना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो मेरे बच्चे ये फैसला करेगा, रिपोर्ट देगा 5वें नंबर पे, उसके लिए इसको क्या चाहिए होगी, चौथे नंबर पे इसको एविडेंस चाहिए होगी। क्योंकि एविडेंस होगी तो मेरे बच्चे उस बेस पे ये बताएगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था ये क्या करेगा, ये जो एविडेंस की बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करेगा वो किसी रिपोर्ट के अंदर रख के शेयर होल्डर के सामने, यूजर के सामने रखा जाएगा। तो ये मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको रीड कर लिया था आपने इन 5 को। वैसे मैंने इसको असाइनमेंट में नहीं दिया था क्योंकि मुझे आप पे यकीन नहीं था कि पता नहीं आप लोग रीड करेंगे कि नहीं। और मेरे बच्चे जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, खुदा के लिए आप ऐसा करना है, आप लोगों ने ये जो असाइनमेंट है इसको सॉल्व करके आपने शेयर करना है सूफी साहब के साथ। आपने ऐसे नहीं करना कि इसको सॉल्व ना करें। मैंने बच्चों को बता रहा हूँ कि ये असाइनमेंट मैंने खुद देखनी है। तो आपने लाजमी तौर पे आज असाइनमेंट को शेयर कर देना सूफी साहब को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसकी चाहे तस्वीरें खींच के शेयर कर दीजिएगा अगर कोई दिक्कत है तो। होता ना वो बड़ी अच्छी तस्वीर आ जाती है उसके साथ, वो कैम कैम स्कैनर कुछ इस तरह का। बेटा ऐसे जो थोड़ी बहुत हम गलतियां करते हैं अक्सर, जरा वो गलतियां सुधारने का मौका मिल जाएगा हमें। ले बेटा, अब ऊपर की बातें आप दिमाग में रखिएगा और ये डेफिनेशन पढ़ते जाइएगा। कहता है कि एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर, दोबारा यहीं पे बना लेते हैं ताकि, ले बेटा, एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर किसकी बात हो रही है, ऑडिटर के, एम्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसका मकसद क्या है कि उसने एविडेंस ऑब्टेन करनी है। क्योंकि किस मकसद के लिए एविडेंस ऑब्टेन करनी है, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ए कंक्लूजन, क्योंकि उसने एक कंक्लूजन या ओपिनियन देनी है, और ओपिनियन के लिए उसको क्या चाहिए, एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। ये भी आगे जाके डिस्कस करेंगे ये कौन सी एविडेंस होती है सर। इन 2 अल्फाजों का मेरे बच्चे आगे अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करेगा, दोनों अल्फाजों को। इसलिए अभी बस इन अल्फाजों को पढ़ लीजिएगा। क्या ऑडिट एविडेंस कैसी होनी चाहिए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होनी चाहिए। ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होती क्या है मेरे बच्चे, बस अभी इतना दिमाग में रख लीजिएगा। सफिशिएंट कहते हैं क्वालिटी को, क्वालिटी को कि ज्यादा मकदार में एविडेंस चाहिए, और अप्रोप्रिएट कहते हैं मेरे बच्चे, सॉरी 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 उल्ट हो गया। सफिशिएंट कहते हैं क्वांटिटी को कि ज्यादा मकदार में ऑडिट एविडेंस चाहिए, और अप्रोप्रिएट कहते हैं मेरे बच्चे क्वालिटी को कि अच्छी क्वालिटी की चाहिए। बहुत ज्यादा एविडेंस हो, क्वालिटी ना हो। जैसे आप लोग आई कैप का पेपर देते हैं, माशाल्लाह कोई सवाल नहीं छोड़ के आते, और कई लोग तो बीच में मेरे बच्चे वो भी लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो जो पेपर अलग शीट लेते हैं, शीटें भी लगाते हैं। तो मेरे बच्चे लेकिन उसके बावजूद खुदा ना खासा रह जाते हैं। इसका मतलब क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा थी लेकिन क्वालिटी नहीं थी। और बात का तो कोई बच्चे बहुत कमाल का पेपर करते हैं लेकिन वो करते 2-3 सवाल ही हैं, तो इसलिए उसका भी कोई फायदा नहीं। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजें होनी चाहिए मेरे बच्चे। अ, ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं पता करता हूँ।
बाकी लोगों को तो मिल गई ना सबको सेम। उमर बेटा आपके मोबाइल का इशू है, इसको रीसेट करो, इसको और नहीं तो बंद करके इसको दोबारा चलाओ। नहीं बेटा दोबारा वापस हो। तो कहता है कि ऑडिट एंगेजमेंट क्या या एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है। एक प्रैक्टिशनर उसका मकसद क्या है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना, किस मकसद के लिए, ताकि वो एक ओपिनियन दे सके। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर, और फिर उसके ओपिनियन से क्या होगा मेरे बच्चे, वो जो इंटेंडेड यूजर हैं शेयर होल्डर, उनका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बढ़ जाएगा, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अच्छा ये जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी का नहीं बढ़ाना, बल्कि ये किनका बढ़ाना है, यूजर्स का। क्योंकि मेरे बच्चे रिस्पॉन्सिबल पार्टी तो पहले ही पूरी कॉन्फिडेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, हमें उनके उनके कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं। ये नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हम जो ओपिनियन दे रहे हैं, इसे जो डायरेक्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं, उन्होंने तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी तो खुद जिम्मेदार है। जैसे मान लो कि आप मुझसे गाड़ी खरीदने आए और आप मुझसे पूछेंगे सर बताइए ये गाड़ी सही है कि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गाड़ी सही है। अब आपने क्या किया, एक मैकेनिक को हायर कर लिया, और मैकेनिक जब हायर किया उसने चेक करके कहा कि सर गाड़ी सही है। अब आप मुझे कह रहे हैं सर देखा गाड़ी सही, मैंने कहा मैंने पहले भी बकवास की थी, गाड़ी सही है। तो कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ा है, जो आपको शक था, मैंने तो पहले भी कह दिया था कि मेरे नजदीक गाड़ी सही है। हाँ वो अलग बात है, आप तंज कर सकते हो बाद में, अगर गाड़ी खराब निकली तो उस वक्त आप कह सकते हो सर देखा ये गाड़ी खराब है, जबकि आपको लग रहा था ये गाड़ी सही है। तो मेरे बच्चे जो भी है ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थोड़ी, ये तो मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस बढ़ाना किसका है, यूजर का, ना के रिस्पॉन्सिबल पार्टी का। किसके बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, और दैट इज आउटकम ऑफ द मेजरमेंट। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आगे बता रहा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, ये आउटकम होता है मेजरमेंट रिवैल्यूएशन ऑफ अंडरलाइंग सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। और मेरे अगर ये जो चेक करेगा ऑडिटर, वो किसके अगेंस्ट चेक करेगा, क्राइटेरिया के अगेंस्ट। और क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये मेरे बच्चे एक वो इसको और से पढ़ना है, क्योंकि अक्सर वो पूछ लिया करता है मेरे बच्चे, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट बताएं। जब वो एलिमेंट्स पूछे तो मेरे बच्चे आप डायरेक्टली जब बताना शुरू कर देते तो एक ये इसको लिखकर फिर आगे बता दीजिएगा, ताकि ज्यादा उसको एक्सप्लेनेशन मिल जाए। अगर डायरेक्टली लिख देंगे एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट वो भी ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है उसको डिफाइन करके आगे बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये सारे मेरे बच्चे हमने डिस्कस कर लिए, आगे आइएगा मेरे बच्चे। ये चीजें ऐसी होंगी जो मैं रीड नहीं करूंगा, लेकिन ये चल रहा है वैसे। आपको ठंडक महसूस हो रही है? अकेले भी हो रही है? कोई बात नहीं है, इसको तकनीक को बंद करो। ले बेटा, ये रीड नहीं करेंगे, ये आप किताब से रीड कर लेंगे, कंपनी लॉ का पोर्शन है, क्योंकि इसमें उस तरह का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसमें तो रट्टा है, और आपको बताना है कि इसका ये है किस तरह। ले बेटा, स्टैट्यूटरी ऑडिट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि स्टैट्यूटरी ऑर्डर से रिलेटेड जो कानून है हमारा, उसने क्या स्ट्रक्चर दिया वो। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का स्टैट्यूटरी ऑर्डर से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या तरीकाकार है कानून की निगाह में, और रिमूव कैसे करना है आपने, और ऑडिटर की रिम्यूनरेशन का क्या तरीकाकार होगा। ले बेटा, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की, याद करें बचपन के अंदर हमने डिस्कस किया था डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, जब हमने सी लॉ पढ़ा था। हमने कहा था जो डायरेक्टर है कंपनी के, क्योंकि कंपनी को हमने कभी भी बगैर डायरेक्टर के नहीं छोड़ना था, तो जो डायरेक्टर थे, पहले पहले डायरेक्टर वो अपॉइंट किया करते थे कंपनी के जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम थे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, उनके नाम दे दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। कहता है कि जो कंपनी का जो पहला पहला ऑडिटर है, जो फर्स्ट ऑडिटर होगा, जो अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे मेरे बच्चे यहाँ पर भी, फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। उसी तरह जिस तरह डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, और वहां पर भी कैजुअल वैकेंसी हुआ करती थी। तीन तरह के मामला थे, कैजुअल वैकेंसी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर डायरेक्टर और फर्स्ट डायरेक्टर। और यहाँ भी मेरे बच्चे फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी, तीन हिस्सों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑडिटर की, तो फर्स्ट ऑडिटर जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर, 90 दिन दे दिया आपको, कि भैया तसल्ली करके अच्छे तरीके से कोई बेहतर ऑडिटर ढूंढ के आप अपॉइंट कर लें। तो मेरे बच्चे आपने जो पहला पहला ऑडिटर अपॉइंट करना है वो इनकॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर अपॉइंट करना है। और अपॉइंटमेंट से पहले एक चीज आपने हमेशा दिमाग में रखनी है, जब भी कभी भी किसी ऑडिटर की कोई भी बंदा अपॉइंट कर रहा हो, कभी भी किसी ऑडिटर को कोई बंदा भी अपॉइंट कर रहा हो, जिस बंदे को अपॉइंट करने की बात हो रही, मान लो यहाँ पे 90 दिन के अंदर कंपनी सोच रही है मिस्टर एक ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं, आपने क्या करना है, उस ऑडिटर से पहले रिटर्न कॉन्सेंट हासिल करनी है कि भैया पहले तो आप बताओ क्या आप ऑडिटर बनना भी चाहते हो कि नहीं हमारी कंपनी। ये ना हो कि आप ऐसे बंदे का ऑडिटर पॉइंट कर लें जो आपकी कंपनी का ऑडिटर पॉइंट होना ही ना चाहता। तो आपने कोई भी, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी वाला हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सब्सिक्वेंट हो, जो बंदा भी अपॉइंट कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बंदे अपॉइंट करेंगे,
तो जो बंदा भी अपॉइंट कर रहा हो तो उसने क्या करना है, सबसे पहले जिस बंदे को अपॉइंट करने जा रहे हैं उससे रिटन कॉन्सेंट हासिल करेंगे। मान लो कि आप लोगों को सीएफई ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहा है, अभी हम इनकॉर्पोरेट हुए हैं, इनकॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर आपको ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए हमने अप्रोच किया कि बेटा आप लोग हमारे साथ सीए क्वालिफाइड हो, तो आपके पास प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस भी है, तो आप ऐसा कर लो हमारी कंपनी का ये सीएफई का ऑडिट कर दो। अब मेरे बच्चे, लेकिन उससे पहले अपॉइंट करने का जो भी तरीकाकार, उससे पहले हम आपसे क्या कर लेंगे, एक रिटन कॉन्सेंट हासिल कर लेंगे, आप बनना चाहते हैं कि नहीं, फिर मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, आपको अपॉइंट करेंगे। ये नहीं कि अपॉइंट कर ले और उसके बाद मेरे बच्चे आप मुकर जाएं, मैं तो नहीं बनना चाहता था, हम कहेंगे फिर हमें इतना हमारा टाइम ज़ाया करवा दिया। तो पहले जो अपॉइंट करना चाह रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कॉन्सेंट। अब मेरे बच्चे दूसरी बात, पहला तो हमें पता चल गया इन कॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर आपने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। अब उसके बाद मेरे बच्चे अपॉइंट कौन करेगा, क्योंकि वहां पे डायरेक्टर तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ने किया, अब तो कंपनी बन गई है। जब कंपनी बन गई है तो उसके डायरेक्टर आ गए हैं, तो जो पहला पहला ऑडिटर होगा 90 दिन के अंदर मेरे बच्चे डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, जो आ चुके हैं, जो इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही मेरे बच्चे वो कंपनी के डायरेक्टर बन चुके होंगे। तो फर्स्ट ऑडिटर डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे इनकॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर अंदर। और मेरे बच्चे फिर अगली बात आती है कि सर ये जो डायरेक्टर ऑडिटर है ये कब तक ऑडिटर रहेगा, इससे जो नेक्स्ट एजीएम आ रही होगी, याद है फर्स्ट जो डायरेक्टर थे उनकी मुद्दत कहां तक हुआ करती थी, फर्स्ट एजीएम तक। तो ये जो ऑडिटर होगा इसकी भी मुद्दत होगी जो नेक्स्ट एजीएम आ रही है उसके कंक्लूजन तक, यानी कि जब तक कंक्लूड नहीं हो जाती नेक्स्ट एजीएम उस वक्त तक ये बंदा ऑडिटर रहेगा। तो बेटा अभी हमने डिस्कस किया कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाएगा। हमने कहा कि फर्स्ट ऑडिटर डायरेक्टर अपॉइंट किया करेंगे, इन कॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे, और ये बंदा ऑडिटर रहेगा इन कॉर्पोरेशन से, यानी कि अपॉइंटमेंट से लेके नेक्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक, यानी कि इन कॉर्पोरेशन के 90 दिन, डायरेक्टर और कंक्लूजन, नेक्स्ट एजीएम का कंक्लूजन, वहां तक। ये मेरे बच्चे ये 3 तरह की बातें आपने फर्स्ट ऑडिटर के लिए याद रखनी है। अब मेरे बच्चे उसके बाद अगली बात आएगी सब्सीक्वेंट ऑडिटर। जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर है मेरे बच्चे, मान लो कि ये फर्स्ट एजीएम आ गई, ये फर्स्ट एजीएम आ गई, फर्स्ट एजीएम आज के दिन के ऊपर कंक्लूड होगी। आज तारीख क्या है, 14। मेरा ख्याल है मैं पता नहीं किन से पूछ रहा था, इन बच्चों को क्या पता, इनको बस एक तारीख का पता 28 अक्टूबर, उसके अलावा इन बच्चों को कोई तारीख पता नहीं कि कौन सी है। बस 28 अक्टूबर तो याद थी ना सर, यकीन कर लें बड़ी मुश्किल से भूल के बैठे हुए थे, आपने याद करवा दी, हमें तो पता ही नहीं था 28 अक्टूबर को क्या है। ले बेटा अज्यूम कर लें आज जो फर्स्ट एजीएम थी यहाँ पे कंक्लूड हुई है, अभी हम खत्म कर रहे हैं मीटिंग को, मिनट शिनट सारे देख दू के जो भी है मामला खत्म, उठ उठ के लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पहला ऑडिटर होगा वो रिटायर हो चुका होगा। तो इसी एजीएम में हमने क्या किया होगा, जो नेक्स्ट हमारा जो ऑडिटर होगा, जो सबसीक्वेंट ऑडिटर होगा, वो यहाँ पे मेरे बच्चे हमने अपॉइंट भी कर लिया होगा। याद है जो एजीएम हुआ करती थी उसका एजेंडा 4 तरह के, ऑर्डिनरी बिजनेस का जो ऑर्डिनरी एजेंडा था वो 4 तरह का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद डिविडेंड, एक दूसरा डिविडेंड के बाद डायरेक्टर की इलेक्शन कह लें, डायरेक्टर्स का इलेक्शन, और उसके बाद एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। तो 4 तरह के एजेंडे थे मेरे बच्चे। उनमें से एक एजेंडा क्या था, एजीएम के अंदर हमने हर साल ऑडिटर अपॉइंट करना है। ये तो हर साल आता था, डायरेक्टर का जो इलेक्शन है वो तो 3 साल के बाद आता मोस्टली, लेकिन ये हर साल आता। तो मेरे बच्चे यहीं पे इसी एजीएम के कंक्लूड होने से पहले हमने क्या कर देना, एक सबसीक्वेंट ऑडिटर भी अपॉइंट कर लिया हो। अब ये जो सबसीक्वेंट ऑडिटर है ये मेरे बच्चे नेक्स्ट एजीएम, जो इससे नेक्स्ट एजीएम होगी, नेक्स्ट एजीएम होगी उसके कंक्लूजन तक ये बंदा क्या रहेगा, उस कंपनी का ऑडिटर रहेगा। यानी कि इस एजीएम में हमने अपॉइंट किया और इसकी जो मुद्दत होगी वो नेक्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक होगी, उस वक्त तक ये हमारा ऑडिटर है। अब अगेन मेरे बच्चे यहाँ पे ऑडिटर कौन अपॉइंट कर रहा है, यहाँ पे एजीएम में, एजीएम है ही किनकी, शेयर होल्डर की। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसीक्वेंट ऑडिटर है वो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, और कहां पे अपॉइंट करते हैं, एजीएम के अंदर। और इस ऑडिटर की मुद्दत कहां तक होगी, जो भी इसकी नेक्स्ट एजीएम होगी उसके कंक्लूजन तक। याद रखोगे मेरे बच्चे। तो सबसीक्वेंट ऑडिटर का हमें पता चल रहा है, सबसीक्वेंट ऑडिटर मेंबर्स अपॉइंट करते हैं एजीएम के अंदर, और इस बंदे की जो मुद्दत होगी वो इससे जो नेक्स्ट एजीएम होगी उसके कंक्लूजन तक होगी। लेकिन फिर अगली बात, चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे सबसीक्वेंट ऑडिटर हो, मेरे बच्चे ये तो पक्की बात है, खुदा ना खासा इंसान है और ये मर भी सकते हैं। इंसान है, किसी वजह से नाराज होकर या कोई और मसले की वजह से ये रिजाइन करके भी जा सकते हैं, या हो सकता है ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई ऑडिटर ना रहे, अपनी मुद्दत से पहले चला जाए, तो उसके लिए लफ्ज हमने बोला था कैजुअल वैकेंसी। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाए तो उसको कैसे फिल करना है मेरे बच्चे, जब भी ऑडिटर की पोजीशन पे कैजुअल वैकेंसी अराइज हुआ करेगी उसको हमेशा डायरेक्टर फिल किया करेंगे, डायरेक्टर फिल किया करेंगे। और कब फिल किया करेंगे मेरे बच्चे, जब भी कैजुअल वैकेंसी राइज हुई, कैजुअल वैकेंसी राइज होने के 30 डेज के अंदर। तो कैजुअल वैकेंसी कौन फिल किया करेंगे,
डायरेक्टर, और जब कैजुअल वैकेंसी राइज हुई उसके कितने दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर। दोबारा चीजों को सम अप कीजिएगा। हमने डिस्कस किया जो कंपनी का पहला ऑडिटर है मेरे बच्चे, जो कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर है, वो अपॉइंट करेंगे कौन, डायरेक्टर। कितने अरसे में, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुई कंपनी की, इनकॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर यहां पे हम क्या करेंगे, अपॉइंट कर दिया करेंगे। अब यहाँ पे 90 दिन के अंदर अपॉइंट हो गया, इसकी जो मुद्दत होगी वो कब तक होगी, जो फर्स्ट एजीएम होगी उसके कंक्लूजन तक इसकी मुद्दत है। यहां पे जाके जो पहला ऑडिटर है वो रिटायर हो जाएंगे। जब यहां पे रिटायर हो रहा होगा तो यहीं पे हम क्या करेंगे, सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। यहां पे ही मेरे बच्चे सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा होगा, और ये किसने अपॉइंट करना है, ये मेंबर्स करेंगे। जो पहला ऑडिटर था मेरे बच्चे वो डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया था, और ये जो सब्सीक्वेंट है ये कौन करेगा, ये मेंबर्स करेंगे। और ये जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर है इसकी जो मुद्दत होगी वो मेरे बच्चे जो नेक्स्ट एजीएम होगी जो भी इससे उसके कंक्लूजन तक मेरे बच्चे ये ऑडिटर रहेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया ये जो पहला ऑडिटर यहाँ पे आपने अपॉइंट किया है, इसकी मुद्दत जहां यहां तक, और जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर इसकी मुद्दत यहां तक अज्यूम कर लो, ये इससे पहले मेरे बच्चे हो सकता है अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले भी जा सकते हैं। और अगर ये मुद्दत पूरी करने से पहले जाएंगे उसके लफ्ज क्या बोलेंगे, कैजुअल वैकेंसी। अगर ये मुद्दत पूरी करने से पहले चलेंगे कैजुअल वैकेंसी, चाहे कोई पहला हो ऑडिटर चाहे कोई बाद वाला हो। जब भी कोई कैजुअल वैकेंसी राइज होगी वो कैजुअल वैकेंसी हमेशा डायरेक्टर फिल किया करेंगे, और जिस दिन कैजुअल वैकेंसी राइज हुई उसके 30 डेज के अंदर अंदर डायरेक्टर उसकी जगह पे नया ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। तो अभी तक हमें यानी कि एजीएम में हमेशा मेंबर अपॉइंट करेंगे, फर्स्ट हो या कैजुअल वैकेंसी हो उसको हमेशा डायरेक्टर फिल करेंगे। तो मेरे बच्चे ये बातें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। अब जरा नेक्स्ट देख लीजिएगा, जो अज्यूम कर लो फर्स्ट ऑडिटर। अब बेटा जो पहला ऑडिटर था, जो फर्स्ट ऑडिटर था, वो हमने अपॉइंट करना था इनकॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर। 90 दिन गुजर गए, ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं हुआ। किन्होंने करना था बोला, डायरेक्टर से। 90 दिन गुजर गए और उन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया, तो यहां पे फिर कानून कहता है कि एससीसीपी अपॉइंट करेगा, एससीसीपी अपॉइंट करेगा। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो यहां पे इन्होंने तो अपॉइंट कर दिया था, अज्यूम कर लो जो नेक्स्ट ऑडिटर था, सब्सीक्वेंट ऑडिटर था, वो एजीएम में अपॉइंट करना था मेंबर्स में। भैया एजीएम होगी, मेंबर्स ने ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं की, तो कानून कहता है फिर यहां पे अगेन एससीसीपी अपॉइंट करेगा, एससीसीपी आ जाएगी। उसके बाद मेरे बच्चे आगे जाके एक कैजुअल वैकेंसी राइज हुई, एक कैजुअल वैकेंसी राइज हुई, और कैजुअल वैकेंसी फिल करनी थी डायरेक्टर ने 30 डेज के अंदर, लेकिन उन्होंने फिल ही नहीं की, तो कानून कहता है इसको एससीसीपी अपॉइंट करें। यानी कि जहां जहां पे जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी ऑडिटर अपॉइंट करने की, अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर कौन जिम्मेदारी पूरी करे, फिर एससीसीपी पूरी करे। तो मेरे बच्चे 3 तो ये लिख रखे हैं, एक चौथा भी आगे जाके हमने लिखना है। अगर आपने किसी डिसक्वालिफाइड पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, यानी कि जिस बंदे को कानून ने मना कर रखा था इसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना, उसको आपने अपॉइंट कर दिया, उसकी जगह पर भी एससीसीपी ही अपॉइंट करेगा। वो पॉइंट यहां पर नहीं लिख रखा, आगे जब हम डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे ऑडिटर की उसके आखिर पे जाके वो बताएगा कि अगर सर ये ऊपर के आपने कहा कि इन लोगों को ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कंपनी ने गलती से इनको ऑडिटर अपॉइंट कर लिया तो फिर क्या होगा, फिर हम कहेंगे अगर आप डिसक्वालिफाइड पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट कर लें तो उसकी जगह पे एससीसीपी फिर सही वाला बंदा अपॉइंट करेंगे। फिर आपको मौका नहीं देगा कि आप क्या करो, पहले इसको रिमूव कर दो क्योंकि आपने डिस्क्वालिफाइड गलत बंदे को पहले ही पॉइंट किया। अब आपको गलती सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि एससीसीपी खुद आके ऑडिटर अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पे हमने 4 तरह की जगह पढ़ ली जहां पे एससीसीपी ऑडिटर अपॉइंट करेगा। फर्स्ट ऑडिटर 90 दिन में अपॉइंट नहीं हो रहा डायरेक्टर की तरफ से, सबसीक्वेंट ऑडिटर एजीएम के ऊपर मेंबर्स की तरफ से अपॉइंट नहीं हो रहा, और कैजुअल वैकेंसी 30 डेज के अंदर डायरेक्टर की तरफ से फिल नहीं हो रही, तो मेरे बच्चे, और या डिसक्वालिफाइड पर्सन को अगर आपने ऑडिटर बना दिया जिसको नहीं, जो बन ही नहीं सकता था, तो फिर मेरे बच्चे एससीसीपी ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। तो ये मेरे बच्चे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ बातें थी। आई होप के ये कमीशन में अपॉइंटेड पर्सन टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, यहाँ तक ये चीजें आपको या कैजुअल वैकेंसी भी हमने डिस्कस कर ली। अच्छा एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करेगा, ये जो ऑडिटर हैं ये ऑडिटर भी हो सकता है, ऑडिटर्स भी हो सकते हैं हमारी कंपनी, यानी कि लाजमी नहीं एक ही आप फर्म को आप क्या करें ऑडिटर अपॉइंट करें, एक ही बंदे को ऑडिटर अपॉइंट करें। आप अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो एक कंपनी एक से ज्यादा ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकती है, इसलिए यहाँ पे लफ्ज ऑडिटर का भी होगा और अक्सर लफ्ज ऑडिटर्स भी होगा, चाहे आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो चाहे ऑडिटर्स अपॉइंट कर रहे हो, तरीकाकार यही है जो आपके सामने। याद रखोगे मेरे बच्चे। तो ये कैजुअल वैकेंसी तक के जितने भी मामला थे यहाँ तक जरा थोड़ा सा 1 मिनट लगाओ, दोबारा उसको वो कर दें जरा। पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, कब अपॉइंट करेंगे, इनकॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर। उसके बाद अगर मान लेके वो कहता है कि एक कंपनी है अभी बनी है, उसको बने हुए, वो ये नहीं कहेगा कि क्या हुआ, एक वो तारीख बता देगा। एक कंपनी 1 जनवरी 2024 को इनकॉर्पोरेट हुई है और डायरेक्टर 30 जून को सोच रहे हैं
कि मेंबर्स की मीटिंग बुलाएं और उसमें हम ऑडिटर अपॉइंट करें। बताएंगे सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। हमने हाँ, हाँ बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और क्या सही सही सोच क्या है? हाँ बिल्कुल, हमने कानून बताना है। कहीं पर देखो, सी लॉ का ही तरीका कार है। अगर कहीं पे किसी चीज की गलती हो तो हमने गलती को सुधारने के लिए मेरे वहां पे कानून की प्रोविजन बता रहे थे। कानून क्या कहता है भाई? पहला ऑडिटर था, अब इनकॉर्पोरेशन हुई है कंपनी की 1 जनवरी को, और 30 जून को डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हुए सोच रहे हैं कि हम मेंबर्स की मीटिंग बुलाते हैं और उसमें क्या करेंगे, वो ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। भैया ये तो गलत है। 90 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करना था डायरेक्टर ने। अब वो 90 डेज का वक्त भी गुजर चुका है। एक्चुअली ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? एससीसीपी। अब तो एससीसीपी ने अपॉइंट करना है। जब इस तरह की सिचुएशन बना दे तो मेरे आपने कानून के मुताबिक उसको पूरी पूरी बातें बता देनी। तो पहले ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे एजीएम में। और मेरे बच्चे अब इसकी मुदत कहां तक होगी? नेक्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक। और जहां जहां पे भी कोई ऑडिटर पॉइंट हो रहा होगा, ये तो हमें पता चल गया, उससे पहले आपने रिटर्न कॉन्सेंट ले लेनी है। उसके बाद अगर पहला या सब्सिक्वेंट ऑडिटर में कोई कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाए, तो उसका डायरेक्टर फिल किया करेंगे हमेशा कितने दिनों के अंदर? 30 डेज के अंदर। जब कैजुअल वैकेंसी राइज हुई उसके 30 दिन के अंदर डायरेक्टर फिल किया करेंगे। और ये तीनों जिम्मेदारियां जिनकी थी, अगर उन्होंने पूरी ना की तो फिर इनकी जगह पे एससीसीपी अपॉइंट करेगा। तो आप पेपर में जरा थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि वो, क्योंकि ये दे रखे हैं, ये ना कहना कि ये एरियाज आएंगे नहीं, उसने आते हैं। और मैं कहता हूँ यहाँ पे कि सबसे जो मुश्किल सिनेरियो बनता है वो मेरे से ये जो लीगल फ्रेमवर्क है ऑडिटर का, मेरे नज़दीक हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है, क्योंकि बाकी जो भी सिनेरियो हो उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी अकल इस्तेमाल करके उसका आंसर कर दिया करते हैं। यहाँ पे अकल इस्तेमाल नहीं होती। कानून है, कानून के मुताबिक आपने उसको आंसर करना है। ये नहीं कि आपका अकल या दिल क्या कर रहा है। वहां पे कोई सिनेरियो होता है ना, आप सोच सोच के खुद से भी कोई नॉलेज होता है आपके पास, आप उसका आंसर, यहाँ पे आपके नॉलेज नहीं चलेगा। यहाँ पे किताब के मुताबिक आपने आंसर करना है। और सबसे जो मुश्किल जो तरीन सिनेरियोज बनते हैं वो इसी एरिया से बनते हैं। ये तो इतना नहीं, लेकिन आगे जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर है वो मेरे बच्चे इंतहाई शदीद किस्म का मुश्किल एरिया बनाता है आईकैन। अक्सर अक्सर, ये नहीं हमेशा ही, अक्सर। ले बेटा, और फिर जहां जहां पे इन्होंने अपॉइंट ना किया तो कौन अपॉइंट करेगा? अब अगली बात है रेम्यूनरेशन की। रेम्यूनरेशन का एक सिंपल असूल है, जो बंदा ऑडिटर अपॉइंट करेगा वही उसकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा। यानी कि इसमें कोई रौला ही नहीं। तो फर्स्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया होगा। जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर होगा उसकी रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? मेंबर्स, क्योंकि वो उसको एजीएम में अपॉइंट कर रहे हैं। और जो कैजुअल वैकेंसी है उसकी कौन अपॉइंट वो करेगा रेम्यूनरेशन डिसाइड? अगेन डायरेक्टर, क्योंकि वो अपॉइंट कर रहे हैं। और अगर इन्होंने अपने ना अपॉइंट किया हो, इनकी जगह पे एससीसीपी आ गया हो, उसने अपॉइंट किया, तो रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? एससीसीपी रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा। तो रेम्यूनरेशन का सिंपल असूल, जो बंदा ऑडिटर अपॉइंट करेगा वही डिसाइड करेगा कि उसकी रेम्यूनरेशन क्या हो। तो ये मेरे एरियाज, आई होप कि इसमें कोई लाइन इस तरह की होगी नहीं जहां पे आपको दिक्कत हो। बेटा नेक्स्ट जरा देखिएगा, रेजोल्यूशन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। मेरे बच्चे इससे पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा सी लॉ का याद करवा दूं, बल्कि आपको याद होगा। याद करें, बचपन के अंदर हमने डिस्कस किया था, अगर कोई मेंबर चाहे तो वो चाहता हो कि ऐसा करो, मेरे कहने पे मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ, मैं कह रहा हूं मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ, चलो, तो वो कैसे बुलवा सकता था? याद करें, हमने कहा था 10% वोटिंग पावर हो, और वो क्या करेगा, एक रिटन नोटिस जमा कराया करता था कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। और फिर हम क्या करते थे, डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती थी कि 90 दिन के अंदर अंदर मीटिंग कॉल कर ले और 21 दिन के अंदर मीटिंग बुलाने के इकदाम शुरू कर दें। और अगर वो नहीं बुलाते थे तो फिर कौन बुलाता था? वो मेंबर खुद बुला सकता था मीटिंग। ये तो हमने डिस्कस किया था, एक बिल्कुल नई मीटिंग बुलानी थी। एक आपको ये भी याद होगा, अगर आपने सीलो पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा मेरे बच्चे, ये ऑनलाइन वाले बच्चे, हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, रिक्विजिशन के 90 दिन के अंदर मीटिंग बुलाया करते। अच्छा, तो दूसरा मेरे बच्चे, याद करें हमने डिस्कस किया था, अगर ऑलरेडी मीटिंग होने जा रही हो, ऑलरेडी अगर कोई मीटिंग होने जा रही हो, मेंबर्स की मीटिंग, जिसको जनरल मीटिंग कहते हैं, ऑलरेडी होने जा रही हो, और हमने डिस्कस किया था अगर ऑलरेडी जो मीटिंग होने जा रही है उसमें कोई मेंबर अपनी तरफ से रेजोल्यूशन ऐड करवाना चाहता है, वहां पे तो पूरी मीटिंग की बात हो रही थी ना, उसके कहने पे मीटिंग। तो अगर ऑलरेडी कोई मीटिंग होने जा रही हो और मेंबर चाहता हो इसमें मेरी तरफ से भी एक रेजोल्यूशन डिस्कस हो, तो याद करें हमने डिस्कस किया था, तो मीटिंग से कम 7 दिन पहले वो क्या करेगा, अगर उसके पास 10% वोटिंग पावर है तो वो रेजोल्यूशन, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो अभी इन्होंने ना उसके साथ अभी वो नहीं किया, मैच नहीं किया हमारा जो ऑडिट, ऑडिट के अंदर अभी इन्होंने यही रख रखा है 10%, लेकिन वहां पे 5% है, नो डाउट। इसमें आप बिल्कुल सही जा रहे हो मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ पे उसने 10% ही रखा हो कि रेजोल्यूशन ऐड करना चाहे तो वो कितने पे ऐड कर सकता है? 10%। हमने इनसे पंगा नहीं लेना, हमें कोई नहीं, अब उनकी उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको अपडेट कर दें, अगर नहीं कर रहे तो इट्स ओके, जैसे है वैसे ही चलने दें।
तो मेरे बच्चे 7 दिन पहले वो क्या हुआ करता था, जिस दिन मीटिंग होनी थी मीटिंग से 7 दिन पहले वो रेजोल्यूशन जमा करवा दिया करता था, अगर उसके पास वहां पे हमारी सीलॉ के अंदर 5% है, यहाँ पे अभी 10% लिख रखे, अगर 10%, और कंपनी क्या करती थी फौरन से उसकी जो रेजोल्यूशन थी वो दोबारा मेंबर्स को सर्कुलेट कर दिया करती थी। तो ये मेरे बच्चे वहां पे हमने डिस्कस किया था। अब आज मेरे बच्चे एक मेंबर चाह रहा है कि एक ऑडिटर को रिमूव किया जाए, या ऑलरेडी एक ऑडिटर की मीटिंग, देखो एजीएम होने जा रही है, याद है इस एजीएम के अंदर क्या होगा बोला, इस एजीएम में एक ऑडिटर अपॉइंट हो रहा होगा ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे जो ऑडिटर होगा, जब इनको नोटिस मिलेगा ना मेंबर्स को, तो उसके अंदर पहले ना ये थोड़ा सा तरीका कर देखो, ये हर एजीएम के अंदर जो हम ऑडिटर अपॉइंट करते हैं ना, ये ऑडिटर देखो याद है हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी बिजनेस के यानी कि ऑर्डिनरी बिजनेस में 4 एजेंडा था, ये कह लें एजीएम के ऑर्डिनरी बिजनेस में 4 बातें, यानी कि 2 तरह का एजेंडा था, ऑर्डिनरी और स्पेशल, और जो ऑर्डिनरी बिजनेस था उसके अंदर मेरे पास 4 तरह के वो थे, और उसमें एक क्या था, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी थी। इसका मतलब ऑडिटर अपॉइंटमेंट एजेंडे का हिस्सा है, डायरेक्टर जब नोटिस भेजते हैं मेंबर्स को तो वो बताते हैं कि आपने क्या करना है, ऑडिटर भी अपॉइंट करना है। लेकिन एक और बात है कि ये जब ये ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है उसकी जो रिकमेंडेशन है कि किस बंदे को अपॉइंट किया जाए वो डायरेक्टर ही देते हैं, अपॉइंट करना मेंबर्स की मर्जी है, लेकिन ये जो रिकमेंड करता है कि सर किस बंदे को हम ऑडिटर अपॉइंट कर लें, ये कौन करता है, ये डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं, मेंबर्स अप्रूव करते हैं। वो कोई एक भी हो सकता है, वो 2-3 फर्मों की भी लिस्ट हो सकती है, या वो क्या कहते हैं, वो पहले कहते हैं सर ये पहले भी हमारा यही ऑडिटर चला रहा है तो हम इसी को दोबारा रिकमेंड करते हैं कि इसी को ऑडिटर अपॉइंट कर लिया जाए। तो मेरे बच्चे रिकमेंडेशन डायरेक्टर्स की होती है, लेकिन एजीएम में अपॉइंट कौन करते हैं, वो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। लेकिन अगर चाहें तो डायरेक्टर भी 2-3 उसकी लिस्ट दे सकते हैं फॉर्म्स की, या कोई जो शेयर होल्डर चाहे वही कह सकता है, डायरेक्टर ने कहा कि सर हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है कि मान लो कि हम क्या करते हैं, हम इलियास सईद एंड को सर इसको हम क्या करेंगे, ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। लेकिन एक शेयर होल्डर बीच में आ गया, उसने कहा कि नहीं भैया ईवाई को करेंगे। अब इसका तरीकाकार क्या है, शेयर होल्डर कैसे रिकमेंड करेगा कि सर जो इन्होंने डायरेक्टर ने रिकमेंड की है इसकी बजाय आप, मैं बता रहा हूं पहले भी यही लिहाज से एंड को ही चली आ रही थी हमारी, इसको थोड़ा सा साझा कर लो, ये बड़ी होगी, केपीएमजी कर लो ताकि जरा जल्दी बोला जाए। तो पहले भी हमारी जो फर्म थी वो केपीएमजी ही चली आ रही थी, तो मेरे बच्चा आप डायरेक्टर ने दोबारा रिकमेंड किया कि हम किसको अपॉइंट करेंगे, केपीएमजी को अपॉइंट करेंगे, मतलब रिकमेंडेशन है तो उसको अपॉइंट कर लें। लेकिन एक मेंबर बीच में आएगा, वो कहेगा कि नहीं सर मैं चाहता हूं उसकी बजाय ईवाई को कर लिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, केपीएमजी को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब इन चीजों को दिमाग में रखे ना, अब इसका जरा प्रोसेस देखिएगा, प्रोसेस क्या होता है। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे आपको मीटिंग का नोटिस मिल गया, और उस मीटिंग के नोटिस के अंदर कहीं ना कहीं लिखा आ रहा है कि सर हम फलानी फर्म को रिकमेंड करते हैं कि इसको ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाए। तो वहां पे मेरे बच्चे एक जो शेयर होल्डर है वो बीच में आ सकता है, लेकिन उसके पास औकात होनी चाहिए 10% वोटिंग पावर है। तो 10% वोटिंग पावर वाला कोई भी मेंबर वो कह सकता है नहीं नहीं मैं इसको नहीं मानता, ये जो फलाना जिसको आप कह रहे हो, चलो मान लो कि यहाँ पे ये ऑडिटर है, ये केपीएमजी का है, वो कह रहा है कि सर मैं इसको नहीं मानता, इसको रिमूव किया जाए, इसकी जगह पे कोई और हो। तो इसने क्या किया, इसने एक रेजोल्यूशन जमा करवा दी कि सर ये बंदा ऑडिटर नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे उसने कोई अपना नाम दे दिया हो। अब मेरे से अगली बात, अब हम इसको कहेंगे कि सर ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मोतबर है, आपकी तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, अगर आपकी 10% वोटिंग पावर है तो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू अब डिस्कस होगा एजीएम के अंदर। इसके ऊपर क्या होगी मेरे बच्चे, इसके अंदर वोटिंग होगी इसके ऊपर, यानी कि सादा दोबारा देखिएगा, हमारी मीटिंग होने जा रही है, और मीटिंग में मेरे बच्चे जाहिर बात एजीएम है, और एजीएम में हमने ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो ऑडिटर अभी हमने डिस्कस किया है, ये रिकमेंड कौन करता है, डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं, और अपॉइंट कौन करता है, वो मेंबर्स करते हैं एजीएम के अंदर। लेकिन मेरे बच्चे जैसे ही मेंबर्स को नोटिस मिला होगा, एक मेंबर तैश में आ गया कि उसने कहा कि सर ये जो पहले ही ऑडिटर चला रहा है इसकी जगह पे मैं चाहता हूं कि इसको रिमूव किया जाए और इसकी जगह पे किसी और बंदे को ऑडिटर अपॉइंट किया जाए। हम कहेंगे सर इस तरह आपके खाली कहने से तो नहीं होगा, आप ऐसा कर दें सर एक रेजोल्यूशन जमा करवा दें। तो वो क्या करेगा, वो एक रेजोल्यूशन जमा करवा देगा, लेकिन ये रेजोल्यूशन वही बात मेरे बच्चे, ये मीटिंग से कम 7 दिन पहले तक जमा हो जानी चाहिए। अब जब ये मीटिंग से 7 दिन पहले ये रेजोल्यूशन जमा करवा देगा कि सर इस ऑडिटर की जगह पे मान लो ईवाई को अपॉइंट करो, तो मेरे बच्चे अब ये रेजोल्यूशन जैसे ही कंपनी को मिलेगी, कंपनी क्या करेगी, फौरन से मेंबर्स को दोबारा उसको कम्युनिकेट कर देगी कि भैया एक और रेजोल्यूशन आ गई है कि ये जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड ऑडिटर है इसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करने की बात हो रही है। तो ये दोबारा नोटिस भी मेंबर्स को भेज दिया, और साथ मेरे बच्चे यहाँ पे पहले तो ये देख लो, ये 7 दिन पहले रेजोल्यूशन जमा करवानी है आपने, और उसके बाद ये चीजें दोबारा समअप कर देंगे। थोड़ा सा अजीब सा प्रोसेस है, लेकिन बहरहाल आई के आपने बहुत दफा पूछ रखा है मेरे बच्चे, आपने बताना वहां पे हमेशा कहेगा कि एक बंदा है जिसको एतराज है इस ऑडिटर के ऊपर, तो बताएं वो किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करवा सकता है। तो बहरहाल दोबारा देखिएगा मेरे बच्चे,
अगर सीएफपी ने किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ है और आपको या अपॉइंट करने जा रहा है और आपको उस पर एतराज हो और आपकी 10% वोटिंग पावर हो, तो जिस एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा होगा, आप क्या कर सकते हैं, उस एजीएम से 7 दिन पहले आप कंपनी को नोटिस जमा करवा दो, सर मैं चाहता हूं इस बंदे की जगह पे, इस फर्म की जगह पे कोई और फर्म ऑडिटर होनी चाहिए। अब ये नोटिस जैसे ही कंपनी को मिलेगा, 7 दिन पहले तक मिल जाना चाहिए, सारी बात है। जैसे ही कंपनी को मिलेगा, कंपनी क्या करेगी, दोबारा मेंबर्स को नोटिस सेंड कर देगी कि एक मेंबर की तरफ से एक रेजोल्यूशन आ गई है कि इस ऑडिटर की जगह पे वो फलाने बंदे का नाम ले रहा है। और चलो मान लो इसने कहा था सर ये केपीएमजी नहीं बल्कि ईवाई, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो ईवाई को सजेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे लॉ एक और बात कहता है, मिस्टर इसका नाम मिस्टर ए रख लो कि मिस्टर ए, अगर आप केपीएमजी की जगह पे ईवाई सजेस्ट कर रहे हो तो पहले इसका मतलब क्या हुआ, आपने ईवाई से रिटर्न कॉन्सेंट ले ली हो कि भैया देखो, मैं इस दफा, हमारे हर दफा केपीएमजी पॉइंट होता है, तो इस दफा मैं एक रेजोल्यूशन जमा करवाने जा रहा हूं और मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूं, बताओ क्या आप एग्री हो, पहले नंबर पे तो पहले आपका पहले पूछ लें, क्या आप एग्री हो हमारी कंपनी का ऑडिट बनने के लिए। उन्होंने क्या कहा, सर बिल्कुल एग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो उनसे पहले रिटर्न कॉन्सेंट ले ली, फिर इसने क्या किया होगा, नोटिस जमा करवा दी। अब ये नोटिस 7 दिन पहले तक जमा हो जाना चाहिए, जैसे नोटिस मिलेगा मेंबर्स को भेज दिया। और साथ ही मेरे बच्चे, जैसे ही पिछले ऑडिटर को, केपीएमजी को रिमूव करने की बात हो रही होगी, उसकी जगह पे नए बंदे को अपॉइंट करने की बात हो रही होगी, साथ ही मेरे बच्चे किसको कम्युनिकेट कर दिया गया होगा, रिटायरिंग ऑडिटर को भी कम्युनिकेट कर दिया गया होगा। सर इस दफा आपके चांसेस कम हो गए, यानी कि लग रहा है कि आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, आपकी जगह पे किसी और बंदे की बात हो रही। तो यहाँ पे मेरे बच्चे, अब ये जो रिटायरिंग ऑडिटर होगा, इसको एक मौका दिया जाएगा, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये क्या करेगा, अपनी एक लिखकर इस मीटिंग में रिप्रेजेंटेशन भी जमा करवाएगा। और ये रिप्रेजेंटेशन मेरे बच्चे, इसने कम से कम 2 दिन पहले तक लाजमी तौर पे कंपनी को जमा करवा देनी है। ये अभी इस सिनेरियो को दोबारा इकट्ठा करेंगे, माजूद के साथ थोड़ी सी अजीब बातें हैं, लेकिन हमने इकट्ठी तो करनी है इन सबको। मान लो ये सीएफई की आज के दिन ना कहें, आज से 10 दिन बाद एक एजीएम होने जा रही है। उस एजीएम में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो नॉर्मली ऑडिटर चला रहा है वो केपीएमजी चला रहा है, और हम सोच रहे हैं, हम में से एक बंदा सोच रहा है, आपका बेटा नाम क्या है, वलीद। तो वलीद सोच रहा है कि ऐसा करते हैं कि केपीएमजी की जगह पे ईवाई ऑडिटर होनी चाहिए। तो इसको नोटिस मिल गया 21 दिन पहले मीटिंग का, ये सोच रहा था, इसने 10 दिन पहले कंपनी को एक रेजोल्यूशन जमा करा दी, इसके बाद 10% वोटिंग पावर थी कि मैं चाहता हूं केपीएमजी की जगह पे ईवाई। अब ये जो नोटिस मिल गया इसका, कंपनी को 7 दिन पहले तक मिल गया, कंपनी ने फौरन से मेंबर्स को बता दिया दोबारा से, भाई एक और फर्म की रिकमेंडेशन आ गई किसी ऑडिटर की तरफ से, तो जब आप आए तो ये भी दिमाग में रखिएगा, आपने उसको बोर्ड करना है। अब उसके बाद मेरे बच्चे, हमने कहा यही जो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन हुई, ये रिटायरिंग ऑडिटर को भी हम बता देंगे। फिर रिटायरिंग ऑडिटर को कानून हक देता है कि आप लिखकर एक प्रेजेंटेशन भी जमा करवा सकते हो। देखो उसमें हो सकता है कि आपको आपको भी थोड़ा सा भिनक होगा कि ये जो वलीद है ये मुझे क्यों निकाला, क्योंकि कहीं ना कहीं होगा कि वलीद के साथ उसके कोई पर्सनल ग्रजेस हो सकते हैं या कोई और मामला हो सकते हैं। तो क्यों, देखो एक और चीज मैं बता दूं, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं यही शेयर होल्डर भी होते हैं। तो अगर एक डायरेक्टर क्या रेजोल्यूशन जमा नहीं करवा सकता, बिल्कुल एज ए शेयर होल्डर, अगर उसके पास 10% वोटिंग पावर है और डायरेक्टर होते ही तगड़े लोग, तो जिस डायरेक्टर को उसने सताया होगा वही डायरेक्टर अब कहीं ना कहीं एक रेजोल्यूशन जमा करवा के बैठा होगा कि इसकी जगह पे कोई और। वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना बैकएंड पे कुछ इस तरह के मामला होते हैं। तो अगर उस तरह से सोचेंगे, आपको समझ आएगी कि हम किसी ऑडिटर को क्यों रिमूव कर रहे हैं। तो जाहिर बात है, जब यहाँ पे आएंगे 2-4 विद गवर्नर से भी कम्युनिकेशन हुआ करती थी, हैं, जब 2-4 विद गवर्नर से कम्युनिकेशन होती थी तो बदतमीजी करता था ये ऑडिटर। तो उसने क्या कि ठीक हो गया फिर अगली दफा से, तो उसने क्या कर दिया, उसने चाहे डायरेक्टर बोर्ड ने पहला ऑडिटर ही रिकमेंड किया कि पिछला ही चलेगा, लेकिन इसने क्या कर दी, चुपके से बीच में एक रेजोल्यूशन जमा करा दी, ठीक है मेरे इसकी जगह पे कोई और होना चाहिए, अगर उसके पास 10% वोटिंग पावर। ले बेटा, तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जमा कराएगा, उसमें बताएगा कि मुझे क्यों रिमूव किया जा रहा है, उसका हक है, ये कानून उसको हक दे रहा है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अगली बात आएगी, इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का करना क्या है। 2 दिन पहले तक, मीटिंग से 2 दिन पहले तक ऑडिटर क्या करेगा, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जमा करा देगा कंपनी को। अब अगली बात, सर ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्या, ये जिस दिन मीटिंग होगी, मीटिंग में मान लो कि 6 एजेंडा आइटम, और चौथे नंबर पे जो एजेंडा था वो था ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। वो जो जिस हमने डिस्कस किया था, तो एजेंडा 4 ऑर्डिनरी थे और 2 स्पेशल भी थे, 6 टोटल एजेंडा थे। तो जो चौथे नंबर पे था वो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से था। वो कहता है कि जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के एजेंडे की बारी आएगी, उस एजेंडे से पहले, मान लो हमने पहली रेजोल्यूशन पास कर दी, पहले एजेंडा, दूसरा एजेंडा डिस्कस हुआ, तीसरा एजेंडा डिस्कस हुआ, अब जैसे चौथा एजेंडा आएगा जो कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का है, तो फौरन से कहा जाएगा कि भाई ऑडिटर की अब अपॉइंटमेंट की बात होने जा रही है, और क्योंकि रेजोल्यूशन जमा हुई है पुराने ऑडिटर की जगह पे नए ऑडिटर के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, पुराने ऑडिटर ने कोई ना कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी जमा करवाई होगी। बिल्कुल सर, जमा करवाइए 2 दिन पहले तक, तो वो उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे सारे लोगों के सामने पढ़ के सुनाया।
हो सकता है उसमें बड़ी खतरनाक बातें हों जो मेंबर्स के सामने आ रही हों, जो ऑडिटर बता रहा है उस कंपनी के बारे में। पहले हमारे सिलेबस में था, अब पता नहीं इन्होंने वैसे रिमूव कर दिया या कि क्यों इन्होंने मुनासिब नहीं समझा उसको। अगर कंपनी चाहे तो जाके रजिस्ट्रार से इजाजत मांग सकती थी कि सर इस बंदे को ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ये मीटिंग में पढ़ने से रोका जाए। उसका हक है कि उसकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये जो 2 दिन पहले जमा कराई है रिटायरिंग ऑडिटर ने, ये पूरी मीटिंग के सामने उसको पढ़ के सुनाया जाए, उसमें बताएगा कि मुझे क्यों निकाला जाए। लेकिन मेरे बच्चे, अब पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, आपने उसको दिमाग में नहीं रखना। इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉ में अभी भी पढ़ा होगा, शायद हमारे सिलेबस में नहीं, कि ऑडिटर को रोका भी जा सकता है इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को पढ़ के सुनाने से। लेकिन बहरहाल यहाँ पे उसका जिक्र है। और मेरे बच्चे, अगली बात, अगर ऑडिटर अपॉइंट हो गया है, जब भी ये मीटिंग कंक्लूड होगी, कोई नया ऑडिटर अपॉइंट हो चुका होगा, तो वो 14 दिन के अंदर आपने क्या करना है, रजिस्ट्रार को भी जमा कराया करना कि सर ये अब हमारा बंदा क्या है, ये ऑडिटर। यानी कि ऑडिटर जब जब भी अपॉइंट होगा, ऑडिटर की उसकी रिटर्न कॉन्सेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स आके जमा कराया करेंगे आप रजिस्ट्रार को अपॉइंटमेंट के 14 दिन के अंदर अंदर। ले बेटा, अब जरा थोड़ा सा ना इसको जरा सम अप करना है। हमने कहा कि मिस्टर ए चाहता है कि इस दफा कोई उसके चाहत वाली फर्म वो ऑडिटर हो। ये चाहत फतेह अली खान की बात नहीं हो रही है, उसकी चाहत की फर्म कोई भी है, तो उसकी चाहत की कोई फर्म क्या हो, वो ऑडिटर बने। और यानी कि पुरानी रिटायरिंग ऑडिटर की जगह पे वो चाहता है कि मेरी तरफ से कोई ऑडिटर हो। तो हमने कहा कि मिस्टर ए, अगर आप ये चाहते हो कि पुराना जो ऑडिटर है उसको रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह पे आपकी बताई हुई फर्म को ऑडिटर अपॉइंट कर लें, तो आप ऐसा कर दें, एक रेजोल्यूशन ले आए, रेजोल्यूशन आए मीटिंग के अंदर। तो उसने कहा कि ठीक हो गया। रेजोल्यूशन का तरीकाकार क्या है? हमने कहा कि सर आपके पास 10% वोटिंग पावर है और जिस मीटिंग में डायरेक्टर्स ऑडिटर का इलेक्शन होने जा रहा होगा, उस मीटिंग से कम 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले आप एक रिटर्न रेजोल्यूशन, रिटर्न ही होती है जाहिर बात है, आप क्या कर दें, कंपनी को जमा करवा। इसने कहा कि ठीक हो गया। इसने क्या किया, अपनी अपनी चाहत की फर्म उसमें लिखकर, मैं चाहता हूं ये पुरानी ऑडिटर को रिमूव करके उसकी जगह पे इस फर्म को ऑडिटर होना चाहिए, ये अपना नोटिस जमा करवा देगा, रिटर्न रेजोल्यूशन जमा करवा देगा कंपनी को। कंपनी को जैसी रेजोल्यूशन मिलेगी मीटिंग से 7 दिन पहले, वो क्या करेगी, इस रेजोल्यूशन को दोबारा फौरन सर्कुलेट कर देगी, फोर्थ विद, अल्फाज क्या है, फोर्थ विद, वेट नहीं करेगी, फौरन से सबको सर्कुलेट कर देगी मेंबर्स को कि भाई एक मेंबर आ गया बीच में जो चाहता है पुराने ऑडिटर की जगह पे ये ऑडिटर अपॉइंट किया जाए। और दूसरा, ये जो रेजोल्यूशन होगी जो नहीं आई है, ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है, उस रिटायरिंग ऑडिटर जिसको रिटायर करने जा रहे हैं, उस रिटायरिंग ऑडिटर को भी फौरन से बता दिया जाए। अब जब ये रिटायरिंग ऑडिटर को बता दिया जाएगा तो रिटायरिंग ऑडिटर को कानून ने हक दिया है कि आप ऐसा कर लो, लिखकर कुछ बताना चाहें इस कंपनी के बारे में, तो आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी जमा करवा सकते हैं। तो उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जमा करवाने का टाइम दे दिया मीटिंग से कम 2 दिन पहले। सर जिस मीटिंग में आपको रिमूव करने जा रहे हैं ना, आपकी जगह पे नया ऑडिटर अपॉइंट होने की बात हो रही है, तो आप उस मीटिंग से 2 दिन पहले तक आप क्या कर दो, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जमा करवा दो कंपनी के अंदर। अब इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का होगा क्या, जिस दिन नया ऑडिटर अपॉइंट हो रहा होगा, नए ऑडिटर अपॉइंट होने के एजेंडा जब डिस्कस हो रहा होगा, उस एजेंडे से पहले ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है इसको मेंबर्स के सामने पढ़ के सुनाया जाए। और एक और बात, जब ऑडिटर ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जमा करवा दी, जिस मीटिंग के लिए ऑडिटर ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जमा करवा दी हो रिटायरिंग ऑडिटर ने, तो उसका यह भी हक है कि वो खुद या उसका नुमाइंदा उस मीटिंग को अटेंड करे। अच्छा, जिम्मेदारी का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, राइट का लिखा हुआ कि ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसका राइट है, ये नहीं लिखा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, या लायबिलिटी है कि वो लाजमी तौर पे आके क्या करे, उस मीटिंग को अटेंड करे, वो खुद या उसका नुमाइंदा। तो यहाँ पे क्या रखा है कि इनका राइट है वो उस मीटिंग को खुद या उनका रिप्रेजेंटेटिव आगे उस मीटिंग को अटेंड भी कर सकते हैं जिसमें इनको रिमूव करने की बात हो रही है। अब मेरे बच्चे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एजेंडे से पहले पढ़ के सुनाई जाएगी। अब मेरे बच्चे, दूसरा हमने डिस्कस किया था, ये मिस्टर ए जिस फर्म को कह रहा होगा कि ये फलानी जो फर्म है, ये जो फलानी फर्म है, इसको ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया जाए, तो मेरे बच्चे इससे क्या करेगा, वो रिटर्न कॉन्सेंट भी लेगा। रिटर्न कॉन्सेंट भी उसने हासिल कर ली होगी पहले, जब उससे इजाजत ली होगी, हम आपको अपॉइंट करना चाह रहे हैं, आप लिखकर बता दें कि आप अपॉइंट होना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद ही उसने रेजोल्यूशन वगैरह जमा करवाई होगी। अब मेरे बच्चे, फिर हमने डिस्कस किया कि इस मीटिंग के अंदर जब ये नया ऑडिटर पॉइंट हो जाएगा, ऑडिटर पॉइंट होने के 14 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी रिटर्न कॉन्सेंट के साथ हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रेजोल्यूशन वगैरह, वो फाइल कर देंगे रजिस्ट्रार के पास कि सर अब पुराने ऑडिटर की जगह पे हमने इसको अपॉइंट कर लिया है। तो ये मेरे बच्चे एक छोटा सा तरीका का, देखो भैया, अगर करंट ऑडिटर की जगह पे कोई नया ऑडिटर अपॉइंट करवाना चाहते हो, और तो क्या तरीकाकार होगा, आपके पास 10% वोटिंग पावर हो, आप एक रेजोल्यूशन ले आए, और रेजोल्यूशन मेरे बच्चे कब जमा करवानी है आपने, देखो यहाँ पे उसका जिक्र नहीं कर रहा, आप एक करंट ऑडिटर को रिमूव करने के लिए भी, अभी वो अपॉइंट हो गया हुआ, अज्यूम कर लो अपॉइंट हो गया हुआ,
तो आप उसको रिमूव करने के लिए भी क्या कर सकते हो, एक रेजोल्यूशन जमा करा दो है, वहां पे मीटिंग के लिए भी आप अप्लाई करो। यहाँ पे मीटिंग का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन आपने सीलो पड़ा हुआ, आप पूरी की पूरी मीटिंग भी बुला सकते हैं। इसको रिमूव किया जाए, अपॉइंट हो गया था, इसको अगर 10% वोटिंग पावर है, इसको रिमूव किया जाए और इसकी जगह पे नया ऑडिटर, कहीं नहीं वो रोका नहीं हुआ, अगर उसकी जगह पे अपॉइंट हो गया मेरे बच्चे दूसरा बंदा, तो फिर वही तरीकाकार मेरे बच्चे। और इसका मतलब अगर चलो रिमूव करने की बात हो रही है खाली, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैजुअल वैकेंसी राइज होगी, है कि आपने रिमूव कर दिया उसको, अब इसकी जगह पे अपॉइंट कौन करेगा, जब भी कैजुअल वैकेंसी हो डायरेक्टर फिर 30 डेज के अंदर अपॉइंट, या ये क्या करेगा जब वो देगा उसके लिए रिमूवल के लिए, तो साथ क्या कर दे, नए ऑडिटर के लिए भी नाम दे दे बीच में। तो ये मेरे इस तरह का कुछ तरीकाकार है। फिलहाल तो हम किताब वाले पे रहते हैं, जो किताब ने सादा सा बता रखे। तो जब सवाल करेंगे तो मेरे सवालों कई दफा पूछ रखा उसने सवालों के अंदर, ये काफी दफा आया हुआ पेपर के अंदर। तो तरीकाकार बता दें, ऑडिटर को रिमूव करना हो तो 10% वोटिंग पावर वाला बंदा मीटिंग से 7 दिन पहले रेजोल्यूशन जमा करवा दे। वो रेजोल्यूशन किस चीज की होगी, इस ऑडिटर की जगह पे मेरा बताया हुआ ऑडिटर अपॉइंट किया जाए, और जिस ऑडिटर को अपॉइंट करने की बात कर रहा होगा उससे पहले रिटर्न कॉन्सेंट भी ले ली होगी। अब जैसे कि रेजोल्यूशन जमा होगी, कंपनी उस रेजोल्यूशन को फौरन से सारे मेंबर्स को सर्कुलेट कर देगी, और रिटायरिंग ऑडिटर को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब रिटायरिंग ऑडिटर क्या करेगा, मीटिंग से 2 दिन पहले तक अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जमा करवा देगा कंपनी को, कि सर जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में डेफिनेटली वो जो भी बताना चाहे अपने दिल की बात, तो वो उसके अंदर बता दें। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जब ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जमा करवाएगा, फिर उस मीटिंग में उसका हक है कि वो खुद या उसका रिप्रेजेंटेटिव आके मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं। और मेरे बच्चे जब वो ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा उसके अंदर कोई नया, तो उस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के मामला हम 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को उसके रिटर्न कॉन्सेंट के साथ जमा करवा देंगे। तो ये मेरे बच्चे एक छोटा सा प्रोसेस है, आई होप कि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कोई मसला हो तो मेरे बच्चे फिर हम डिस्कस कर लेंगे, इसको कल दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, एक दफ़ा पढ़ के आएंगे जब ये सारी बातें, क्योंकि ये जितनी बातें मेरे बच्चे हमने सारी की सारी जो डिस्कस की हैं वो डिस्कस की हैं हवा के अंदर, हुआ मतलब कि रीड नहीं किया मैंने समझा नहीं उसको, क्योंकि यही इतनी की बातें, तो फायदा क्या, टाइम ज़ाया करेंगे। अगली बातें वो एक एक लफ्ज़ पढ़ के बताने वाली हैं, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लिमिटेड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे, यहाँ पे और क्वालिफिकेशन के लिहाज से हम ऑडिटर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी कि पहले नंबर पे तो देखिएगा पाकिस्तान के अंदर ऑडिटर बन कौन सकता है, एक तो मेरे बच्चे सीए और दूसरा सीएम, ये 2 लोग हैं जो ऑडिटर बन सकते हैं। अब यहाँ पे कानून कहता है कि भाई देखो पहले नंबर पे तो देखिएगा, पहले कंपनीज को डिवाइड कर लो, कि कंपनीज को अपॉइंटमेंट के लिहाज से, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिहाज से हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक मेरे बच्चे प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक, उसके बाद कोई भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी, चलो प्राइवेट कर लो, उसके बाद भी प्राइवेट ही कर लो, पब्लिक तो कोई भी हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो। उसके बाद मेरे बच्चे कोई प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन तक, और उसके बाद बाकी रिमेनिंग कंपनी। याद रखना मेरे बच्चे, जिस कंपनी का तो पेड अप प्राइवेट कंपनी हो और उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक हो, उसको वैसे ही ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना, उसके लिए वैसे ही कंपलसरी नहीं। उसके बाद आगे बात कि अगर किसी कंपनी का एक से लेके मान लो कि 3 मिलियन तक ऑडिट पेड अप कैपिटल है, अब 3 तक पूरा 3 मिलियन भी हो, फिर भी ये नहीं कि लेस देन 3, बल्कि 3 मिलियन तक की बात हुई है। 3 मिलियन पूरा है, मान लो सीएफई का जो प्राइवेट कंपनी है और इसका पेड अप कैपिटल पूरा 3 मिलियन है, तो मेरे बच्चे इसको फिर क्या है, ये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है और किसी सीएमए को भी अपॉइंट कर सकती है। और अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा हो गया, चाहे 1 रुपया भी हो, कानून बड़ा वाजे है, 3 मिलियन तक कोई भी प्राइवेट कंपनी हो और उसका यानी कि ये सारी बातें जो हो रही होंगी ये प्राइवेट कंपनी के लिए हो रही है, याद रखिए, पब्लिक कंपनी का जो ऑडिटर होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो। तो अगर 3 मिलियन से ज्यादा हुआ तो मेरे बच्चे उसके लिए फिर लाजमी तौर पर ऑडिटर कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ऑडिटर कोई भी हो उसके लिए ऑडिट के लिए एक प्रैक्टिस का लाइसेंस भी होना चाहिए, बगैर प्रैक्टिसिंग लाइसेंस के कोई बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता। देखो मेरे बच्चे, जब आप बड़े होंगे इंशाल्लाह, अभी तो आप कैफ कर रहे हो जाएगा इस दफा, कर भी लीजिएगा, नई स्कीम है, उसके नए पंगे हैं, गोली मारो उससे पहले पहले आगे आ जाओ, आगे थोड़ी सी चीज़ें आसान होगी। कुछ पेपर कम हो गए वहाँ पे पहले, अभी जो लोग कर रहे हैं बेचारे 8 पेपर दे रहे हैं, आपकी मौजें लग जाएंगी, आपके सिर्फ 7 पेपर रह रहे हैं, यानी कि एक पेपर वैसे ही वहाँ से गायब हो रहा है फाइनल से। खैर, तो जब आप इंशाल्लाह सीए क्वालिफाई कर लेते हो तो मेरे बच्चे आप फौरन से ये नहीं कि आप अब आई कैप के मेंबर बन गए, जब आप सारे पेपर पास कर लेते हो फिर आप क्या करते हो, आई कैप को अप्लाई करते हो,
कि सर आप पहले नंबर पे तो क्या कर लो कि मुझे एज ए मेंबर रिकग्नाइज कर लें आप, क्योंकि मैंने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, अब आप जरा मेंबर के तौर पे मुझे ऐड कर लें, उसके जो भी उसका क्राइटेरिया होता है फीस आप जमा कराते हो उसके मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे आप अप्लाई करते हो कि सर अब मैं प्राइवेट जॉब नहीं बल्कि एक फर्म खोलना चाह रहा हूँ, तो मुझे फर्म या इंडिविजुअली इंडिविजुअली भी कर सकते हो, फर्म के साथ भी कर सकते हो। तो मेरे बच्चे आप क्या करेंगे, आप फर्म आई कैप को दोबारा अप्लाई करेंगे और आई कैप से एक प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो उसका लाइसेंस मिलेंगे कि सर मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, चाहे वो एज ए सोल ट्रेडर, चाहे आप एज ए फर्म, यानी कि फर्म का मतलब क्या है, आप कुछ दोस्तों के साथ ऑलरेडी जो हैं उनके साथ मिलकर, चाहे किसी के साथ, देखो ऑलरेडी कोई फर्म भी हो उसके बावजूद अगर आप भी करना चाहते हो ऑडिट, उसका हिस्सा बनना चाहते हो फर्म का, आपके लिए प्रैक्टिस का लाइसेंस होना जरूरी है, या अपनी फर्म खोलना चाह रहे हो, तो मेरे अच्छे दोनों सूरतों में आपको दोबारा आई कैप को अप्लाई करोगे और आई कैप क्या करेगा, आपको प्रैक्टिस का लाइसेंस देगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती है, ये थोड़ी बहुत आपने पूरी करनी होती है, अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 7 साल पास में, यानी कि पास कर लिया उसके बाद आप अपनी मर्जी से नाम के साथ एसीए लिखना शुरू कर दें। एसीए का मतलब आप मेंबर हो आई कैप है, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि एसोसिएट हो गए आई कैप के साथ, और एफसी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब ये मेंबर्स ही होते हैं एसी और एफसी, यानी कि ये सिर्फ इन्होंने पेपर पास नहीं किए बल्कि इनको मेंबर के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। जैसे अभी हमारे बड़े सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, उन्होंने ये जो लास्ट पेपर हुए थे अभी उनके आर्टिकल्स कंप्लीट नहीं हुए और उनका सीए कंप्लीट हो गया, वो यानी कि पेपर पास हो गए हैं लेकिन अभी आर्टिकल्स कंप्लीट नहीं, किसी के 6 महीने के, किसी 8-9 महीने के अभी भी रहते हैं। इसका मतलब वो अभी अपने नाम के साथ एसीए नहीं लिख सकते क्योंकि अभी एसीए मेंबर बनने की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, अभी आर्टिकल्स कंप्लीट नहीं हुए। जब आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वो क्या करेंगे, आई कैप को अप्लाई करेंगे कि सर अब मुझे एसीए के तौर पे मेंबर के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लें, तो फिर आई कैप क्या करेगा, उसको मेंबर के तौर पे पहले नोट करेगा और उसके बाद फिर ये बच्चे अप्लाई करेंगे सर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसका लाइसेंस दे दें, तो फिर आई कैप क्या करेगा, इनको लाइसेंस देगा। तो खैर, तो मेरे से कोई भी सीए ही, अगर किसी प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा होगा उसका ऑडिट कौन करेगा, वो सीए ही करेगा। ये मेरे से कुछ क्वालिफिकेशन बता रखी हैं कि कुछ तो ऐसी कंपनी जिन्होंने ऑडिट नहीं कराना, जिन्होंने कराना नहीं उसका रौला ही को नहीं कि सीए करेगा या सीएमए करेगा। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल अप टू 3 मिलियन, यानी कि नॉट एक्सीडिंग 3 मिलियन, यानी कि 3 मिलियन से एक्सीड ना कर रहा हो या 3 मिलियन तक, एक ही बात है। तो मेरे से उसका यानी कि 3 मिलियन पूरा भी हो तो ऑडिटर कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हो सकता है। और ये ना कहीं किसी हद तक जो छोटी सी कंपनी है उसमें आपके साथ हिस्सेदार है आईसी मैप वाले। अगरचे आई कैप के जो कुछ मेंबर्स हैं, कुछ कौंसल मेंबर्स भी हैं, कुछ पास्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, उनको शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं आईसी मैप के साथ, और इनकी काफ़ी ज़्यादा जो चपकलिश है सोशल मीडिया पे इधर उधर लगी रहती हैं और बड़े बड़े थोड़े से गैर मुनासिब किस्म के अल्फाज बोले जाते हैं एक दूसरे के लिए बॉडी के लेवल, यानी कि आईसी मैप कुछ ऐसा है क्योंकि ये भी कोई चार्टर्ड लेकर बैठी हुई हैं, ये भी अपने नाम के साथ इंस्टीट्यूट और चार्टर्ड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको हजम नहीं होता आई कैप वालों को, आई कैप अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है मैं अकेला ही हूँ और अकेला ही रहूंगा। ये भी आपने क्यों इजाजत दे दी इतनी सी, जाहिर बात है उनके भी कुछ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस है, उनके भी कुछ ताल्लुकात तो हर एक के होते हैं। उन्होंने कहा कि सर कुछ तो थोड़ा बहुत हिस्सा दें हमें, तो उन्होंने हिस्सा दे दिया उनको। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मामला कुछ और होते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, तो उनका एक्सपोजर नहीं होता ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, लेकिन बहर उन्होंने किसी हद तक मनवा लिया। बेटा बस 5 मिनट बाद लेटर क्वालिफिकेशन तक के मामला तो आपने देख लिया, डिसक्वालिफिकेशन इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वालिफिकेशन को जरा दोबारा सम अप कर लो। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि ऑडिट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर तो कोई कंपनी प्राइवेट हो और उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन तक हो, हमने डिस्कस किया सीए और सीएमए कोई भी बंदा ऑडिटर बन सकता है। और अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी हो 3 मिलियन से ज्यादा हो तो अगर कोई कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, चले इस तरह कर लो, अगर कोई कंपनी चाहे प्राइवेट भी हो उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से भी कम हो और वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडी वगैरह या होल्डिंग वगैरह इस तरह का कोई ताल्लुक हो, तो फिर अगर पब्लिक से ताल्लुक हो गया तो फिर उसका कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट करेगा। ये याद रखिएगा, प्राइवेट हो और खाली प्योर प्राइवेट हो और इसका पेड कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा ना हो, पब्लिक से उसका कोई ताल्लुक ना हो, तो ऐसी कंपनी का जो ऑडिटर हो सकता है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हो सकता है। तो पहले नंबर पे तो याद रखिएगा 1 मिलियन, ये हमारे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये 1 मिलियन वाली बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन हमने सी लॉ पढ़ा हुआ है वहां पे लिखी हुई। अगर आप सी लॉ देखोगे वहां पे बड़ा वादे करके लिखा हुआ कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक हो उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। जब ऑडिट कराने की जरूरत नहीं फिर तो अगर हो भी, अगर वो करवाना भी चाहें तो वो दोनों से करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फाज क्या लिखे हुए हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन तक हो, 1 मिलियन की बात ही नहीं, यानी कि एक जीरो से लेकर 3 मिलियन तक कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी उसका पेड अप कैपिटल हो तो वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से ऑडिट करवा सकते हैं।
याद रखोगे इस बात को। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे 3 मिलियन की सीधी बात होगी, और 3 मिलियन से ज्यादा, और अगर कोई 3 मिलियन तक भी हो और पब्लिक कंपनी से ताल्लुक हो तो फिर चार्टर्ड अकाउंट, और अगर 3 मिलियन से ज्यादा हो चाहे प्राइवेट कंपनी भी हो पे हो फिर भी चार्टर्ड अकाउंट। याद रखोगे इन बातों को। तो यहाँ तक मेरे बच्चे आपने अच्छे तरीके से पढ़ के आना। ये थोड़ी सी बातें क्योंकि हमने वैसे डिस्कस की हैं, तो हमारा अभी 9 मिनट हुए, ऐसा करते हैं सिर्फ एक लम्हे के लिए ये दोबारा जरा आप लोग मुझे बताते हैं, मैं सुनता जाता हूँ कि हम कोई बंदा किसी ऑडिटर को रिमूव करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि उसकी चाहत का कोई ऑडिटर पॉइंट हो तो जरा बताएं कि उसका प्रोसेस क्या होगा। उसके पास 10% वोटिंग पावर हो, वो जिस जनरल मीटिंग में ऑडिटर पॉइंट होने जा रहा है उस मीटिंग से 7 दिन पहले एक रिटर्न नोटिस जमा करा देगा कंपनी को, और फिर कंपनी क्या करेगी, फौरन से वो नोटिस सारे मेंबर्स को कम्युनिकेट कर देगी, और साथ कम्युनिकेट कर देगी रिटायरिंग ऑडिटर को भी, भैया आपका वक्त आ गया, शायद अब आपको रिटायर करने जा रहे हैं, हम फारे करने जा रहे हैं। और फिर क्या होगा, फिर वो जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो मीटिंग से 2 दिन पहले तक कम से कम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी जमा कराएगा, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जमा होगी, और जब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जमा कराएगा फिर इसका एक राइट भी है कि ये खुद या इसका रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग को आके अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद जब ये मीटिंग हो गई मान लो, उसके बाद ऑडिटर पॉइंट हो गया, उसके बाद तो 14 डेज के अंदर अंदर आपने जो भी ऑडिटर होगा, और जब इसने ऑडिटर इसकी जगह पे कोई और चूज किया होगा, क्या उससे कोई रिटर्न कॉन्सेंट ले ली होगी? बिल्कुल। जब जब भी कोई ऑडिटर पॉइंट हो रहा हो पहले आपने क्या करना है, उसे रिटर्न कॉन्सेंट लेनी है। तो मेरे अच्छे ये बातें याद रखनी है, इसी तरह आपने कहानी की शक्ल में याद रखिएगा, लिखा आपने इंशाल्लाह लेंगे अपने अल्फाजों में। पहले भी कौन सा आप किताब वाली बातें लिखते हैं अपने अल्फाजों में लिखते हैं, तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो कल इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे, ये डिसक्वालिफिकेशन वाला मामला इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंशाल्लाह इसको कल ही और एक एक लफ्ज को रीड